हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है ये हम लोगों का सिविक्स का चैप्टर 1 है, क्लास 8 का भारतीय संविधान। तो डियर, यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 6, 7, 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते डियर हम लोग आज का क्लास। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान। तो डियर, भारतीय संविधान में क्या है कि देखिए, जैसे कि अगर हम लोग कोई खेल खेलते हैं, ठीक है ना, तो हर एक खेल में क्या होता है, अपना एक नियम होता है। उस नियम को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अगर वो नियम नहीं है तो इसका मतलब नियम अगर गलत है तो वो खेल जो है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर वो नियम को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे फुटबॉल की बात करें तो इसमें एक नियम है कि गोलकीपर के अलावा कोई खिलाड़ी गेंद को बाहर से नहीं छू सकता। अगर कोई कोई खिलाड़ी जो है अगर गेंद को बाहर से छू लेता है तो फिर क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाता है, गलत माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। तो इसी तरीके से क्या है कि हमारे समाज में भी जो है कुछ नियम है जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं, जिसको जो है हम हर समुदाय को, हर समाज के लोगों को, हर समुदाय के लोगों को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा कि उसे फिर पनिशमेंट दी जाती है। तो जैसे कि ये सब चीज़ें जो है हमें कहाँ से देखने को मिलता है, तो हमें संविधान में देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो संविधान में जो आपको फंडामेंटल राइट की बातें की गई है, ठीक है ना, तो उसके बारे में आप ज़रूर इन्फॉर्मेशन रखिएगा। ठीक है, कि जैसे 7 फंडामेंटल राइट है, कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ये समझ में आ गया कि क्या है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं कि जैसे 1934 में क्या हुआ था। तो डियर, यहाँ पे एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट से ही क्वेश्चन बन जाता है। तो सिविक्स वाला जो पोर्शन है ना, ये हम लोगों को समझने वाला चीज़ें है। ठीक है, एक बार अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये हम लोग बहुत ही ईजिली जो है एग्ज़ाम में एग्ज़ाम मतलब क्लियर एग्ज़ाम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग को प्रॉब्लम किस में होगा, हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री में हम लोगों को थोड़ा मोड़ा याद करना लगता है। ठीक है, तो देखिए 1934 में क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है ना, पहली बार संविधान सभा का गठन की मांग की थी, पहली बार हुआ था। और केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की ये मांग जो है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो हुआ था, तेज हो गया था। और मतलब कि बातें जो है बढ़ गई थी। और 1946 दिसंबर में जो है आपका संविधान सभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। आपको याद क्या क्या रखना है। अब देखिए, ये जो अगर हम डेट एग्जैक्टली याद करने के लिए बोले तो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट के साथ साथ किसी और कंपटीशन जो टीचर लेवल का एग्जामिनेशन है तो उसके लिए भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइए भाई कि 1934 में क्या हुआ था। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संविधान सभा का गठन हुआ था, पहली बार हुआ था। मतलब गठन की मांग जो है ये पहली बार जो है किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि दिसंबर 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ था, गठन किया गया। ठीक है, तो दोनों समझ गए ना कि 1934 में गठन की मांग पहली बार जो है शुरुआत की गई थी, पहली बार की गई थी। और 1946 में दिसंबर में आपका संविधान सभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के लिए नई संविधान का एक क्या हुआ है, प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, तो 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीय को आखिरकार क्या हुआ, अपना मतलब कि संविधान जो है अपना नियति और भविष्य तय करने का क्या मिला था, मौका मिला था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आज दुनिया का ज़्यादातर देश के पास क्या है, अपना संविधान है। ठीक है, तो आमतौर पर जितने भी आपका लोकतांत्रिक देश के बारे में उम्मीद की जाती है कि उसका अपना संविधान होता है। तो याद रखिएगा, लोकतांत्रिक देश के पास क्या होता है, अपना एक संविधान जो है ज़रूरी होता है, होना ज़रूरी होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है ना कि जिन देश के पास अपना संविधान होता है वो एक लोकतांत्रिक देश ही होंगे। तो ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जितने भी लोकतांत्रिक देश है उसके बारे में ये उम्मीद की जाती है कि उसका एक अपना संविधान होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि ऐसे जिन देश के पास अपना संविधान होगा वो एक लोकतांत्रिक देश होगा। क्लियर है ना, ये वाइस वर्सा है। तो इसको याद रखिएगा। तो पहला, ये दस्तावेज उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। मतलब ये संविधान के बारे में बोल रहा है। ठीक है ना, तो ये दस्तावेज होता है जिसकी और आदर्श का सूचीबद्ध करता है। ठीक है ना, दस्तावेज उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जिसके आधार पर क्या होता है कि नागरिक जो रहता है अपना इच्छा, अपने सपनों के अनुसार जो है वो काम कर सकता है। ठीक है, जैसे संविधान
बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। मान लीजिए मतलब कि किसी जगह का जो संविधान है वो ये बताता है कि उस मतलब कि मतलब कि देश में क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है ना, और वहाँ की समाज का स्वरूप कैसा है। जिसे देश के भीतर आमतौर पर बहुत सारे समुदाय रहते हैं और वो समुदाय जो रहता है हमेशा एक दूसरे से अलग रहता है और ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बात पे हर कोई सहमत हो। और ऐसे भी हम लोग अपनी निजी ज़िंदगी से पे भी इस बात को देख सकते हैं कि हम लोग के आसपास जो भी लोग हैं वो हर एक की किसी एक बात पर हर कोई सहमत नहीं होता है, ठीक है। किसी को वो बातें पसंद आती है, किसी को बातें पसंद नहीं आती है। तो संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि संविधान जो रहता है ये नियम का वो आपका रूपरेखा रहता है जिसको जो देश के किसी भी देश के जो है उस देश के हर एक नागरिक को क्या करना पड़ता है और स्वीकारना पड़ता है, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी समुदाय या समाज के क्यों ना हो। तो बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साजिश समझ विकसित करते हैं जिनके हमारे पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। तो ये बात क्लियर हो गया ना कि संविधान क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि देखिए नेपाल में क्या हुआ था। लोकतंत्र के लिए एक जन संघर्ष चला था जो कि 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है 2010 में यानी 12 साल के बाद में हुई थी। 1990 में तो ये संघर्ष स्टार्ट हुआ था और 2002 में ठीक 12 साल के बाद जो है आपका ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है ये आपका कायम हुआ था। तो अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गाँवों में माओवादी संगठनों को बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। तो याद रखिएगा राजा ज्ञानेंद्र का जिक्र किया गया है अक्टूबर 2002 में। ये क्या किया कि माओवादी संगठन जो होता है ना एमसीसी टाइप का, तो उसको बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर, मतलब कि जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि अभी के टाइम में जो है नक्सली बहुत बढ़ रहा है, तो इस तरीके का वो क्या किया, एक बहाना बना लिया और इन लोगों की मदद से क्या हुआ, जितने भी सरकार का काम था ना उसको क्या किया, अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। तो फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर जो है बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली, ठीक है। यानी राजा का बागडोर कौन ले लिया, आपका राजा ने शासन के बागडोर जो है पूरी तरह से अपने हाथ पे ले लिया था। और नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए और इन समझौतों में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। तो लोकतंत्र के लिए चल रहा जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था और आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियासतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। और 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि 2006 में जो है ये अपना शिखर पे चढ़ गया, जो आपका लोकतंत्र का जो आंदोलन चल रहा था। और आखिरकार क्या हुआ कि 2008 में जो है राजतंत्र जो है पूरी तरह से खत्म कर दी गई और एक लोकतंत्र देश नेपाल जो है बन गया। तो 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर जैसे कि हम लोग देखे अभी, ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे आंदोलन चल रहा था। तो इन बातों का क्या मतलब होता है कि इस बात से हम लोगों को क्या समझने को मिलता है कि यहाँ पे हम लोग दो अलग अलग परिस्थिति को लेकर चले थे, एक राजतंत्र और एक लोकतंत्र, ठीक है। राजतंत्र किसके अंदर था, तो ये आपका राजा के अंतर्गत था। वे राजा जो चाहेगा वो होगा, ठीक है, उसमें किसी और की मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन अगर लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ पे हर एक लोग जो है अपने लिए स्वतंत्र है, वो अपनी बातों को रख सकता है, ठीक है। लेकिन राजतंत्र में ये चीज़ नहीं होता था। तो दोनों घटनाएं भारत की कहाँ पे, ये आपका नेपाल के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबरों में बताया गया कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतिम संविधान में को मंजूरी दी है, ठीक है। अब देखिए नेपाल के लोग जो है हाल ही में जो है आपका अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। तो बताइए अगर संविधान को अभी मंजूरी दी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले क्या कोई संविधान नहीं
नहीं था। तो इसका कारण क्या है कि कुछ समय पहले जो है नेपाल एक राजतंत्र था, जैसे कि अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए कि ये पहले एक राजतंत्र था और राजतंत्र का शासन जो है 1990 में बना। और नेपाल का पहला पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। जैसे कि अगर अभी हम लोग देखें उसमें राजतंत्र था, यानी राजा का शासन था। जब राजा का शासन था 1990 की बातें की जा रही है, तो वहाँ पे क्या था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके पास रहेगा, वो तो राजा के पास रहेगा, क्योंकि राजतंत्र है। तो नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनांदोलन, तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो है नेपाल के लोग जो है इस बात को समझ गए थे और वो लोकतंत्र के लिए क्या किए, एक जन संघर्ष मतलब की स्थापना किए, और जिसके कारण 2006 में उन्हें आखिरकार राजा का जो सत्ता था उसको खत्म करना में कामयाब हो गए और लोकतंत्र के रास्ते पे वो लोग चल पड़े। और इस तरीके से जो है पिछले साल उन्होंने संविधान को इसलिए नहीं अपना चाहते थे क्योंकि उनमें से वो आदर्श नहीं था जो नेपाल के लोग चाहते थे, और उनके लिए वो लड़ते रहे। ठीक है, तो क्लियर है। तो जो संविधान अभी जो नया संविधान बना, तो पिछले संविधान को क्यों नहीं ये फॉलो कर पाए, क्योंकि उसमें वो आदर्श नहीं था, वो नियम कानून वो नहीं था जो इन लोगों को चाहिए था। इसलिए वो लोग लड़े और जो है एक नई मत संविधान की मांग की। ठीक है, तो जिस तरीके से तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मतलब कि गेम हम लोग गेम अलग अलग आता है, वैसे उसके नियम जो बदल जाते हैं। ठीक है ना, तो गेम बदलते ही नियम भी बदल जाता है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे मतलब कि राजतंत्र था तो उसके कुछ और नियम थे, और लोकतंत्र आया तो उसकी और कुछ नियम रहेगा। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गया। तो यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ठीक है, तो कब 2015 में क्या हुआ, इनका एक नया संविधान जो है नेपाल के लोगों का बना था। तो संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। और नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन का बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। जैसे कि अभी हम देखें कि पहले जो था राजतंत्र था, तो जब राजतंत्र था तो जो शासन का बागडोर किसके हाथ में रहेगा, राजा के हाथ में रहेगा, मंत्री परिषद के हाथ में रहेगा। तो जिन देशों का और जिन देश का लोकतंत्र जो रहता है, लोकतांत्रिक शासन रहता है, ठीक है ना, पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब अगर हम लोग लोकतांत्रिक शासन की बात करें तो लोकतांत्रिक शासन में कौन मतलब की भूमिका अदा करेगा, संविधान करेगा। क्लियर है ना यहाँ पे। तो लोकतंत्र में हम अपना नेता जो रहता है खुद चुनते हैं और हमारी ओर से जो है वह सत्ता का जिम्मेदारी लेता है, और फिर भी हम इस बात की संभावना हमेशा रखते हैं कि नेता सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। अगर इस तरीके से तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में हम लोगों को मिलता है। तो राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता था। तो जैसे कि अभी हम लोग देखिए राजतंत्र में क्या था कि कोई भी चीज़ जो है मतलब लोगों के हाथ में नहीं था, राजा जैसा चाहता था वैसा होता था। तो इस तरीके से इन लोगों को बहुत ही मतलब दुरुपयोग होता था, दुरुपयोग करते थे वो अपने पावर का। इन लोगों के साथ काफ़ी मतलब कि क्या कहते हैं अन्याय होता था। तो इस चीज़ के लिए इन लोगों ने मतलब कि लोकतंत्र की सहारा लिया, और लोकतंत्र जब आया तो उसके नियम कानून बदला। और ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं लोकतंत्र और राजतंत्र क्या होता है। क्योंकि लोकतंत्र में अब क्या हुआ कि अब लोग जो है अपने नेता वो खुद चुनते हैं, अपने सत्ता वो खुद चुनते हैं, और वो ये देखते हैं कि भाई वो अपने आप को मतलब कि वो मतलब जैसा हमें चाहिए उस तरीके से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कहीं वो अपने सत्ता का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए 5-5 साल में जो है इलेक्शन होता है, और जो मतलब अपने सत्ता का दुरुपयोग करता है उसको हम लोग वहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है ना, और फिर 5 साल के बाद जो है अगर हमें ये पसंद नहीं आया सरकार, तो हम दूसरी सरकार चुन भी सकते हैं। तो अब जो है हर चीज़ जो है किसके हाथ में है, ये हमारे हाथ में है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन जब राजतंत्र था तब ऐसा नहीं था, ये सब करने का हम लोगों के पास कोई राइट नहीं था। ठीक है ना, तो लोकतंत्र और राजतंत्र मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे जो है पिक्चर के थ्रू कुछ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सूरज जो है अपनी
कक्षा का मॉनिटर है वो दबंग किस्म का है और उसके सहपाठी भी उसको पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम के लिए बाहर जाती है और वो सुरेश को जब बच्चों का ख्याल रखने के लिए करती है तो सुरेश क्या करता है, मौके का फ़ायदा उठाता है और वो किसी अनिल नाम लड़का, अनिल के नाम, अनिल को जो है तंग करने लगता है। तो अनिल, आज मैं राव मैडम जी तुमसे तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, ठीक है। तो अनिल, आज तुम्हें पूरी इस छुट्टी के बाद यही रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा, ठीक है। अब देखो, वो जो मॉनिटर था वो क्या किया, उसको पावर मिला, मॉनिटर बना हुआ था उसको पावर मिला, तो वो क्या किया, अब वो अपना सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। वो क्या किया, किसी बच्चे को पनिश किया और बोलता है कि अब तुम्हें ये लिखना पड़ेगा कि मैं 100 बार लिखना पड़ेगा कि मैं अपने मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। तो ये क्या हो गया, ये अपने पावर का दुरुपयोग हो गया, ठीक है। तो जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचा कर सबको परेशान कर रहा था और उसने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो अब समझ में आया। अब यहाँ पे दूसरे बच्चे आके बताता है अनिल के बारे में, तो अनिल बोलता है कि मैडम, हमने तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसा नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सके, ठीक है। अब समझ में आया कि समझ में आया ना आप लोगों को कि लोकतांत्रिक समाज का मतलब क्या हुआ कि एक संविधान का होना। संविधान में वो नियम तय रहता है, ठीक है, जिसको हर राजा को, हर नेता को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो नेता फॉलो नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, उसकी सत्ता उसके हाथ से चला जाएगा और इसलिए उसी जो है उस संविधान को फॉलो करना पड़ता है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपना संविधान के थ्रू जो है अपना अधिकार को मांग सकते हैं, ठीक है ना। और इस संविधान के तहत ही कोई भी जो आपका सत्ताधारी लोग हैं वो आपका अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने के बारे में 1000 बार सोचेंगे, जो कि इससे पहले आपका राजतंत्र में ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि राजतंत्र में वही होता था जो आपका राजा चाहता था, ठीक है। इसमें एक आम इंसान की कोई भूमिका नहीं थी, वो लोग को कोई पावर को राइट नहीं दिया गया था। क्लियर है। तो लोकतंत्र और राजतंत्र के बारे में उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो डियर, यहाँ पे बस समझने की चीज़ें हैं, एक बार अगर हम समझ जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जो है हम लोग ईजिली से बना सकते हैं। तो लोकतंत्र में संविधान का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये बहुत ही ताकतवर होता है। और यानी अगर कोई ताकतवर समूह जो रहता है किसी दूसरे कम ताकतवर समूह के खिलाफ जो है कोई अपने ताकत का इस्तेमाल करता है तो जो है ये हमें किससे बचाता, तो ये संविधान ही जो है हम लोगों को इस चीज़ से बचाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ है, जैसे कि खेलों की घंटी शुरू होने वाली है, चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल नहीं, हम क्रिकेट खेलेंगे। जैसे यहाँ पे लड़के लोग जो है थोड़े से पावरफुल है तो वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियाँ बोली हम लोग बास्केट खेल खेलेंगे। हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे लड़के जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो उन लोगों की हमेशा जो है बात सुनी जाती है और ये लोग जो है बहुत ही कम मात्रा में है, तो इन लोगों की बातों को क्या होता है, दबाया जाता है। तो ठीक ये चीज़ जो है हमें जो है अपने समाज में भी देखने को मिलती है, जो मेजोरिटी वाले लोग जो है ना वो माइनॉरिटी वाले लोग को हमेशा दबाते हैं, ठीक है ना। तो मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से ये लोग कम थे, तो मैडम को कोई और डिसीज़न लेना चाहिए ताकि इनकी भी बातों को जो है सुना जाना चाहिए। तो ये चीज़ जो है हमारे समाज में भी होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी भी सहमति हम लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो यही चीज़ जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्कस की गई है कि जिनमें अल्पसंख्यक की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है, तो हमें भी मतलब कि तो यहाँ पे हम लोगों को देखना देखिए इस तरह के अस्वस्थ हालत जो है लोकतांत्रिक समाज में भी पैदा होता है, जहाँ बहुमत वाला गुट जो रहता है हमेशा ऐसा फैसला लागू करता है जिससे क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं ना उन लोगों को नुकसान होता है और उनकी सहमति उन लोगों में नहीं होती है, ठीक है ना। तो बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में जो रहता बना रहता है। संविधान में जो है ऐसे नियम और कानून रखा गया जो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि
कहीं भाई जो अल्पसंख्यक लोग हैं कहीं वो तो किसी चीज़ से वंचित ना हो जाए, कि उनके अधिकार का तो हनन नहीं हो रहा। तो ये सब बातें का ख्याल कौन रखता है? तो ये सब जो चीज़ें जो है हमें जो है अपने ही संविधान में देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो दबदबा जो है समुदाय द्वारा एक दूसरे पे हम लोग करते हैं, जैसे कि अब मेजोरिटी वाले लोग माइनॉरिटी वाले लोग पे किए, तो जब एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोग पे करते हैं तो उसको हम लोग इंटर कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इंटर कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ही मतलब कि सेम समुदाय के अंदर होता है, मान लीजिए हिंदू समुदाय है और वो हिंदू समुदाय को ही मतलब कि दबा के रख रहा, दबदबा किसी ग्रुप को में दबदबा बना के रखा है अपने ही समुदाय के अंदर, तो उसको हम लोग इंटर कम्युनिटी कहते हैं। तो इंटर कम्युनिटी और इंटर कम्युनिटी की मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते होंगे, ठीक है ना। तो संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हम खुद को अपने आप से बचा सके। ये बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है, असल में इसका मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं और ऐसे विचार हमको व्यापक हितों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। संविधान में हमें ऐसी भावना से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे ये तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि संविधान जो है ना ये हमें खुद से भी बचाने को मदद करता है, क्योंकि कभी कभी हमारे मन में ऐसे ख्याल और ऐसे मुद्दे आते हैं जिसको हम बहुत ही तीखे नज़र से ढंग से सोचते हैं, तो ये हमें बताता है कि नहीं भाई ये बात गलत है, इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम यहीं रखते रहिए, क्योंकि इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है ना। पूरे 16-17 चैप्टर का एक एक सिविक्स का चैप्टर होती है, तो एक ही क्लास में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। बट हम बहुत ही जल्द जो है हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अगर आप अभी तक नहीं देखे ना तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है बहुत सारे चैप्टर आप लोगों को वहाँ पर कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप डियर चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगा ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग तो चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, साथ में हम आपका 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे आपका एसएसटी का, और आप देखिएगा कि यहाँ से मतलब आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने आ जाएगा, ठीक है ना, एसएसटी में। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।